जापान 1980s। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दशक में जापानीज सोसाइटी काफी तेजी से डेवलप कर रही थी और जो लोग इस बदलाव से तालमेल नहीं बना पा रहे थे वे पीछे छूट रहे थे। जहां बढ़ती ग्रोथ और नई टेक्नोलॉजीज के चलते विलेजेस में रहने वाली बहुत सी पॉपुलेशन शहरों में शिफ्ट होने लगी थी, लेकिन यहां सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी था जो देश में हो रहे इन चेंजेस को क्रिटिसाइज करने लगा, जिस वजह से एक परफेक्ट ग्राउंड तैयार हो गया था एक ऐसे डेंजरस कल्ट के लिए जो जापान ने पहले कभी नहीं देखा था। तो आज हम बात करेंगे ओम शिनरिक्यो की। सेकेंड मार्च 1955 जापान की कुमामोटो सिटी में शोको असाहारा का जन्म हुआ। वो अपने 9 भाई बहनों में से एक था और उसकी फैमिली काफी गरीब थी। वैसे तो असाहारा का बर्थ नेम चिजुओ मात्सुमोटो था, पर थोड़ा बड़ा होने पर उसने अपना नाम चेंज कर लिया। असाहारा को बचपन से ही इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा नाम की कंडीशन थी, जिस वजह से वो पार्शली ब्लाइंड था, उसे बहुत ही कम दिखाई देता था। इसलिए उसकी फैमिली ने उसे एक ब्लाइंड चिल्ड्रंस के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। यहां असाहारा अपने स्कूल में एक बुली के लिए जाना जाता था, लोगों को धमकाना और अपने क्लासमेट्स को फिजिकली इंजर्ड करके उनके पैसे ले लेना, ये असाहारा की इमेज थी उसके स्कूल में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसका झुकाव मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की तरफ जाने लगा और अपने जूनियर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 1975 में उसने एक्यूपंक्चर की स्टडी की, जिसके बाद उसने अपना सारा टाइम दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी करने में लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे वो इन सब में घुसता जा रहा था, उसकी जापान और उसकी गवर्नमेंट को लेकर हेट बढ़ने लगी थी। वो यहाँ जापानीज बुद्धिज्म से एक तरह से डिससैटिस्फाइड था और अब उसने अपना एक नया ही रिलीजन क्रिएट कर लिया था, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और उसकी ही कुछ प्रोफेसीज से मिलकर बना था। बाद में उसने रिलीजन की इस फॉर्म को मेडिटेशन और योगा से जोड़ दिया और उसने डिसाइड किया कि वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। लेकिन उससे पहले 1984 में उसने एक कमरे में योगा और मेडिटेशन की क्लास शुरू कर दी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए वो अपने रिलीजियस आइडियल्स को लोगों में फैलाने लगा। और वो अपने इस काम में सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि कुछ ही टाइम में उसकी क्लास में स्टूडेंट्स या कहे फॉलोअर्स की भीड़ लग गई थी और अब असाहारा उन सभी का गुरु बन गया था। अपनी क्लास की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए देख उसने उसका नाम ओम शिनसेन नो काई रखा, लेकिन बाद में उसने उसे बदलकर ओम शिनरिक्यो कर दिया, जिसका मतलब है सुप्रीम ट्रूथ। 1989 इस समय तक ओम शिनरिक्यो एक कमरे की क्लास से बदलकर अब एक बड़ा ग्रुप बन गया था और उसके मेंबर्स ने गवर्नमेंट पर इतना दबाव डाला कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने उनके ग्रुप को एक रिलीजियस कॉर्पोरेशन के रूप में मान्यता दे दी। और यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस ग्रुप के लिए, क्योंकि इसकी वजह से असाहारा का ग्रुप एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जहां अब वो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अपने इस कल्ट की प्रैक्टिसेस और पहुंच को बढ़ा सकते थे। असाहारा ने यहां जब जापान में एनिमे की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पॉप कल्चर मैगजीन्स को देखा तो उसे ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखी अपने थॉट्स को यंग ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। असाहारा के ग्रुप ने अपना एक एनिमेशन स्टूडियो बनाया और चोएत्सु सेकाई नाम से एक 10 एपिसोड की एनिमे सीरीज लॉन्च की, जिसमें शोको असाहारा नाम का कैरेक्टर सुप्रीम ट्रूथ की खोज में निकलता है। अब एक लेजिटिमेट कॉर्पोरेशन बनने के बाद असाहारा की नेटवर्थ काफी बढ़ गई थी। इस कल्ट के ज्यादातर मेंबर्स जापान की यंग पॉपुलेशन थी, जिसने उस ग्रुप को मैगजीन्स, फ्लायर्स और एनिमे में देखा था, जिनमें असाहारा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता था कि जैसे उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज हो। वो ये क्लेम करता था कि वो लोगों की कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है, उनके पापों को धो सकता है, और इतना ही नहीं, उसका कहना था कि अगर फ्यूचर में कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो न्यूक्लियर अपोकलिप्स से सिर्फ ओम ग्रुप के मेंबर्स ही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ असाहारा का सबसे पॉपुलर सेलिंग पॉइंट था उसका हवा में कुछ घंटों के लिए लेविटेट करना, और इन्हीं सब क्लेम्स को वो फ्लायर्स और मैगजीन्स के जरिए एडवर्टाइज करने लगा, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ग्रोथ हुई कि 1990s की शुरुआत में उसके ग्रुप में 10,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ गए थे और उसकी नेटवर्थ 500 मिलियन येन तक पहुंच गई थी।
और ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे थे। ग्रुप में शामिल होने के बाद लोग अपना सब कुछ असहारा को सौंप देते थे। वे उसे अपना सुप्रीम मास्टर मानने लगे थे। यहाँ मेंबर्स को एक प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता था जिसे कल्ट ने सर्वाइवल ट्रेनिंग का नाम दिया था, जिसमें लंबे समय तक पानी में रहना, ड्रग्स लेना और मेंटल ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन इतने सालों में कल्ट के जो फॉर्मर मेंबर्स थे उन्होंने ओम शिनरिक्यो के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि कैसे कल्ट उन मेंबर्स को टॉर्चर करता है जो बिना परमिशन के ग्रुप को छोड़ने की कोशिश करते हैं। बाद में पब्लिक में ऐसे रूमर भी फैलने लगे कि ओम शिनरिक्यो के कुछ मेंबर्स इनह्यूमन कंडीशन में मिले हैं, मानो उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। और ये सभी रूमर्स बिल्कुल सच थे, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इस समय असहारा के कल्ट को रिलीजियस कॉर्पोरेशन का टाइटल मिला हुआ था, तो गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिस वजह से अब एंटी ओम ग्रुप्स बनने लगे थे जो असहारा के ग्रुप के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे। और जिन लोगों के रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स कल्ट में शामिल थे उन्हें उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता होने लगी थी। इनमें एक लॉयर तसुत्सुमी साकामोटो एंटी ओम ग्रुप्स का खुलकर सपोर्ट कर रही थी, जहां उसने पब्लिकली ओम ग्रुप की इंसल्ट की और ये क्लेम किया कि ग्रुप में लोगों को उनकी मर्जी के बिना रखा जाता है। इतना ही नहीं, उसने उनके अगेंस्ट क्लास एक्शन लॉसूट भी फाइल कर दिया। लेकिन ऐसा करने के कुछ टाइम बाद साकामोटो की पूरी फैमिली अचानक कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि वे अपने अपार्टमेंट को छोड़कर कहां चले गए, जो कि जापान की योकोहामा सिटी में मौजूद था। और पुलिस को भी इस केस को लेकर कोई लीड नहीं मिली। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें पता चला कि ओम शिनरिक्यो कल्ट के कुछ सीनियर मेंबर्स साकामोटो के घर पहुंचे और उसे, उसके हस्बैंड और उसके 14 महीने के बच्चे को पोटेशियम क्लोराइड से इंजेक्ट कर दिया, जिससे उनका दिल धड़कना बंद हो गया और उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। और बाद में कल्ट के मेंबर्स ने उनकी बॉडी को 3 अलग अलग जगहों पर दफना दिया। लेकिन इन सबसे पहले 1990s में ओम ग्रुप के मेंबर्स अब बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा हो गए थे, जिसके चलते ग्रुप ने जापान के कामिकुशी विलेज की एक बिल्डिंग को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। और अब ओम ग्रुप के मेंबर्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे और जैसे जैसे लोग जुड़ रहे थे असहारा का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा था, इतना कि वो अब जनरल इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। 1990 असहारा और उसके ग्रुप के 24 मेंबर्स ने यह अनाउंस किया कि वे इस साल के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जहां उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम उन्होंने शिनरितो रखा, जिसका मतलब है द ट्रूथ पार्टी। पर बेशक यहां असहारा की ग्रोथ बढ़ रही हो, लेकिन उसका कैंपेन जिसमें वो सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग करवा रहा था और या फिर अपनी प्रोफेसीज लोगों को बता रहा था, इन सब से वो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली उसकी पार्टी को 5 लाख में से सिर्फ 1700 वोट मिले, जहां उसके खुद के ग्रुप मेंबर्स ने ह्यूमिलिएशन के चलते उसके लिए वोट नहीं किया था। इस हार के बाद से ही असहारा काफी वायलेंट हो गया था। उसकी जो हेट थी जापानीज गवर्नमेंट को लेकर वो वापस आ गई थी और यहीं से उसका ये ग्रुप एक डेंजरस कल्ट में बदलने वाला था। असहारा यहां शुरुआत से ही लोगों को मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहा था, अपने प्रोपागेंडा कैंपेन के जरिए जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। फिर चाहे वो लोगों के पाप धोने की बात हो या फिर हवा में लेविटेट करने की, जहां उसकी जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस मिली है उनमें हम साफ देख सकते हैं कि वो बस फ्लोर से जंप करता था और एक परफेक्ट टाइमिंग पर फोटोज को क्लिक करके उसने इसे अपने कैंपेन के लिए यूज किया। उसका ऐसा मानना था कि कुछ सालों में ही यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच न्यूक्लियर वॉर होगी, जिसमें ह्यूमैनिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यहां अब जो मेंबर्स कल्ट को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें या तो बुरी तरह पीटा जाता या उनका सीक्रेटली मर्डर कर दिया जाता था, और कुछ पर तो एक्सपेरिमेंट भी किए जाते थे। और जो भी लोग कल्ट के अगेंस्ट पब्लिक में कुछ बोलते तो उन्हें ग्रुप के सीनियर मेंबर्स के जरिए मरवा दिया जाता था, जैसे हमने साकामोटो के केस में देखा। लेकिन इन सब के बावजूद उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप था जो उसकी हर बात पर यकीन करता और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इस वजह से लोग कल्ट के अगेंस्ट जाने से डरने लगे थे। 1990 इस वक्त तक असहारा जापान के यूथ को तो टारगेट कर ही रहा था, पर वो अब कल्ट में प्रोफेशनल्स को भी रिक्रूट करने लगा था, जिनमें केमिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट्स, इवन सेल्फ डिफेंस फोर्स के बहुत से ऑफिसर्स उसके ग्रुप के मेंबर बन गए, जो उसके प्रोपेगेंडा कैंपेन से इन्फ्लुएंस हुए थे। ヨガのそしてまた超能力者でございます浅原翔子さんを今日お迎えしておりますので、どんなためになるお話を伺っていきたいと思います。拍手でお迎えくださいませ。どうぞ。 1992 में कल्ट में और भी लोगों को रिक्रूट करने के लिए असहारा और कल्ट के कुछ मेंबर्स रशा गए, जहां मॉस्को में उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली, जिससे उनके ग्रुप में
20,000 लोग और जुड़ गए। उन्होंने यहाँ रशियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स से भी अपने कनेक्शन बनाए, जिनमें उस समय रशिया के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर रुत्स्कोय और चेयरमैन खास बुलातोव शामिल थे। ओम शिनरिक्यो जापान के साथ साथ अब रशिया में भी पावरफुल होता जा रहा था, जिसे देखते हुए असाहारा अब इस कल्ट को एक नए तरीके से एक्सपैंड करने वाला था। रशिया के ऑफिशियल्स से कनेक्शन बनाने के बाद असाहारा को उनके मिलिट्री बेसिस और वेपन्स पर एक्सेस मिल गया, जहां पर वो अपने मेंबर्स को मिलिट्री की ट्रेनिंग देने लगा। क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, इसलिए वो उसकी तैयारी में लग गया था। उसका प्लान 1000 से भी ज्यादा AK-74 राइफल्स को मैन्युफैक्चर कर जापान ले जाने का था, लेकिन काफी एफर्ट्स के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया और उसका ये प्लान फेल हो गया। पर उसके पास अभी भी एक और सक्सेसफुल वेपन था। 1993 की शुरुआत में ओम ग्रुप ने हाई लेवल पर सरीन गैस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जो कि एक काफी डेंजरस केमिकल वेपन है, जिसकी ना तो कोई रंग है और ना ही कोई स्मेल, और अगर उसका कांटेक्ट ह्यूमन स्किन से हो जाए तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी, वोमिट और पैरालाइज भी हो सकता है। ओम ग्रुप यहां दूसरे केमिकल्स पर भी रिसर्च कर रहा था, जैसे VX, टाबन और सोमन, और ये तीनों ही टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस थे। ये सारी रिसर्च उन केमिस्ट के देख रेख में हो रही थी जो कल्ट में शामिल थे, जिनमें से एक था मसामी त्सुचिया, जिसने कुछ साल पहले ही केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली थी। どういうふうに思ってますか？もう完全に信頼しています。100%。जून 29, 1993 टोक्यो के कामेडो इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को कंप्लेंट की कि उनके एरिया में बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है। जब ऑफिसर्स ने आकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें वहां एक 8 स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दी, जिसमें से वो स्मेल आ रही थी, और ये बिल्डिंग ओम शिनरिक्यो के हेडक्वार्टर्स में से एक थी। ये पता चलते ही ऑफिसर्स वापस लौट गए, क्योंकि वे किसी रिलीजियस कॉर्पोरेशन के मामलों में दखल नहीं देना चाहते थे। जहां उन्होंने लोगों से कहा कि ये स्मेल कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्मेल अगले दिन तक बनी रही, और अब उस एरिया में रहने वाले लोग ओम ग्रुप की इन प्रैक्टिसेस से तंग आ गए थे, और दोपहर होने तक लोकल हेल्थ अथॉरिटीज के पास 41 कंप्लेंट्स आ चुकी थी उस एरिया से, जिसे देखते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम वहां एक बार फिर पहुंची और उन्होंने बिल्डिंग में एंटर करने के लिए ओम ग्रुप के मेंबर्स से परमिशन मांगी, पर यहां ग्रुप के मेंबर्स ने उन्हें मना कर दिया, और इस बार भी ऑफिसर्स को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन वो स्मेल कई दिनों तक बनी रही, जिसकी वजह से अब लोगों की कंप्लेंट 100 से भी ज्यादा हो गई थी, जिन्होंने असाहारा और उसके ग्रुप को मजबूर कर दिया वहां से निकलने के लिए। लेकिन जब तक पुलिस की एक टीम उस हेडक्वार्टर को इन्वेस्टिगेट करने पहुंची, तब तक ओम ग्रुप के मेंबर्स ने उस बिल्डिंग को बिल्कुल खाली कर दिया था। वहां ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इस इंसिडेंट में कोई इंजर्ड या कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो इसे जल्दी ही भुला दिया गया। पर कुछ सालों बाद ओम ग्रुप के मेंबर्स ने ये रिवील किया कि वे उस बिल्डिंग में एंथ्रैक्स गैस की टेस्टिंग कर रहे थे। उनका प्लान एक केमिकल वेपन बनाने का था, लेकिन वो एक डिजास्टर साबित हुआ जब गैस बिल्डिंग की छत से निकलकर आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों तक पहुंच गई। इस टाइम तक ओम शिनरिक्यो कल्ट को यह रियलाइज हो गया था कि जापान में केमिकल वेपन्स टेस्टिंग करना काफी रिस्की है, तो इसलिए उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक शीप स्टेशन को खरीद लिया, जहां उन्होंने अपने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को शीप पर टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे 29 से भी ज्यादा शीप मारी गई। लेकिन अब जापानीज गवर्नमेंट की निगरानी से दूर कल्ट के मेंबर्स अपनी टेस्टिंग अच्छे से कर पा रहे थे, और कुछ टाइम में ही असाहारा और उसका कल्ट इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया था कि वे अब अपने केमिकल वेपन्स का टेस्ट फिर से जापान में करने वाले थे, और वो भी मात्सुमोटो शहर की एक शांत जगह में। ओम ग्रुप के मेंबर्स जब मात्सुमोटो की उस जगह पर पहुंचे तो लैंड डिस्प्यूट को लेकर वहां के लोगों ने ग्रुप पर केस कर दिया। बाद में इस केस को लेकर मात्सुमोटो शहर के ही 3 जजेस अपना फैसला सुनाने वाले थे, और इसलिए वे तीनों ही अब ओम ग्रुप का प्राइम टारगेट थे। ग्रुप का प्लान कोर्ट हाउस में सरीन गैस छोड़कर उनको मारने का था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और अब वे सीधा उनके घर में अटैक करने वाले थे, जो कि एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जहां वे रहते थे। जून 27, 1994 ओम ग्रुप के कुछ मेंबर्स रात में एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक के साथ उन जजेस के घर के सामने पहुंचे और सरीन गैस को रिलीज कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ जजेस ही नहीं, उस एरिया में रहने वाले सभी लोग उस गैस के कांटेक्ट में आ गए। जब बाद में पैरामेडिक टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि 5 लोगों की उनके घर में ही डेथ हो गई थी, और 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट करने के दौरान ही मारे गए। यहाँ कुछ लोग कोमा में भी चले गए थे, जिन्हें ठीक होने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा।
जिनमें से एक लेडी की मौत 2008 में हुई। इस इंसिडेंट के बाद टोटल 274 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ये इस टाइम तक का सबसे बड़ा हमला था जो ओम ग्रुप ने किया था। लेकिन जब यहाँ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें ना के बराबर प्रूफ मिले। उन्हें इस अटैक के पीछे की कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उल्टा उन्होंने एक 44 साल के आदमी योशियुकी कोनो को इस हमले के लिए अक्यूज किया, जो कि उसी एरिया के पास रहता था जहां पुलिस को उसके घर में कुछ केमिकल्स मिले, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस अटैक का सारा ब्लेम योशियुकी पर डाल दिया। जिसके बाद उसे लोगों से डेथ थ्रेट्स मिलने लगे और मीडिया ने उसे एक किलर की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। लेकिन जब कुछ सालों बाद ये पता चला कि इस अटैक के पीछे असहारा के ग्रुप का हाथ था, तो पब्लिक ने और सभी न्यूज एजेंसीज ने योशियुकी से माफी मांगी। यहां असहारा ने अपने इस अटैक को एक विक्ट्री की तरह लिया। वो खुश था कि उसकी ये पहली टेस्टिंग सक्सेसफुल रही। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उन लोगों से जो इसमें इंजर्ड हुए और या फिर जिनकी जान चली गई। उल्टा वो अब इससे भी ज्यादा लोगों को टारगेट करने वाला था। ओम ग्रुप अपनी पावर की पीक पर था। उनके पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग थी, और अब वे LSD जैसे इलीगल ड्रग्स को भी प्रोड्यूस करने लगे, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन वे याकूजा नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते थे। 1995 की शुरुआत में ओम ग्रुप के कामिकुशी की जगह के हेडक्वार्टर से एक मेंबर भागने में कामयाब रही, जिसमें उसकी मदद उसी के भाई कियोशी करिया ने की थी, जो कि 69 साल का था। लेकिन इसके रिजल्ट में कल्ट के मेंबर्स ने करिया को किडनैप कर लिया और उसे अपने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर में ले गए, जहां उन्होंने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दी और उससे उसकी बहन के बारे में पूछने लगे। लेकिन इस प्रोसेस में करिया पर ड्रग्स का ओवरडोज हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो बाद में ग्रुप के मेंबर्स ने उसकी बॉडी को इंसिनरेटर में जला दिया, जिसमें वे अपना सारा वेस्ट मटेरियल जलाया करते थे, और करिया के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को कावागुची लेक में डाल दिया। लेकिन करिया के किडनैप होने से पहले ही मेंबर्स उसे फोन करके धमकियां देने लगे थे, उसकी बहन के बारे में पूछ रहे थे। इसलिए उसने अपने घर में एक नोट छोड़ा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसके पीछे ओम शिनरिक्यो ग्रुप का हाथ है। आगे जब पुलिस को यह बात पता चली तो उन्होंने मार्च 1995 में कल्ट के सभी हेडक्वार्टर्स और फैसिलिटीज पर रेड मारने का प्लान बनाया। लेकिन ओम ग्रुप को इसकी इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले ही मिल गई, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि उसके बहुत से मेंबर्स सेल्फ डिफेंस फोर्स में थे। इसलिए अब असहारा ने पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए टोक्यो सबवे पर अटैक करने का डिसाइड किया। 20 मार्च 1995 सुबह के वक्त ओम शिनरिक्यो ग्रुप के 5 मेंबर्स न्यूज़पेपर से रैप्ड लिक्विड सरीन के पैकेजेस के साथ टोक्यो सबवे की अलग अलग लाइंस पर चढ़े, जो थी हिबिया, चियोडा और मारुनोची लाइन। और ये तीनों ही लाइंस आगे जाकर सेंट्रल कासुमिगासे की स्टेशन पर मिलती थी, जहां बहुत से जापानीज सिटीजन्स का डेली आना जाना था। उस स्टेशन के कुछ ही दूरी पर टोक्यो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, लेबर और हेल्थ के डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। उनके साथ ही वहां टोक्यो पुलिस और नेशनल पुलिस एजेंसी भी थी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ओम का प्लान यहां जापानीज गवर्नमेंट को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने का था। तो अब सुबह के रश आवर में वे अपना प्लान शुरू करने वाले थे, जिसमें सबसे पहले 48 ईयर्स ओल्ड इकुओ हयाशी साउथ लाइन की चियोडा ट्रेन में था, जहां 3 स्टॉप्स गुजरने के बाद जैसे ही चौथा स्टॉप आने को हुआ, तभी उसने सरीन के 2 पैकेजेस को एक अम्ब्रेला की मदद से पंक्चर कर दिया और अपने स्टॉप पर उतर गया। थोड़ी ही देर में सरीन गैस हवा में लीक हो गई और ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत आने लगी और वे बुरी तरह खांसने लगे। लेकिन इस दौरान ट्रेन अपने स्केड्यूल्ड रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही थी, पर जब बहुत से पैसेंजर्स की कंप्लेंट्स आने लगी तो ट्रेन को बीच में ही रुकवाना पड़ा और वो आउट ऑफ सर्विस हो गई। उसी सेम टाइम पर 31 ईयर ओल्ड केनिची हिरोसे वेस्ट लाइन की मारुनोची ट्रेन में था, जहां 4 स्टॉप गुजरने के बाद ही उसने अपने पैकेजेस पंक्चर किए और वहां से निकल गया। कुछ टाइम में ही ट्रेन के पैसेंजर्स बेहोश होकर गिरने लगे और ट्रेन को मजबूरन रुकवाकर पैसेंजर्स को निकाला गया। इस अटैक में एक पैसेंजर मारा गया और 350 लोग इंजर्ड हो गए। आगे उसी सबवे लाइन पर 32 ईयर्स ओल्ड मसातो योकोयामा ईस्ट में जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया और एक स्टॉप के बाद ही सरीन पैकेजेस में होलकर दूसरे स्टॉप पर उतर गया। लेकिन क्योंकि योकोयामा ने अपने सरीन पैकेजेस में कोई बड़ा होल नहीं किया था, इसलिए पैसेंजर्स के साथ साथ स्टाफ को भी कुछ रियलाइज नहीं हुआ और ट्रेन बिना किसी रुकावट के अपनी एंड लाइन पर पहुंच गई। लेकिन जब ट्रेन अपने दूसरे राउंड के लिए वापस गई तो उसके पैसेंजर्स बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद ये ट्रेन भी आउट ऑफ सर्विस हो गई। बाद में स्टेशन अटेंडेंट्स ने उन पैकेजेस को ढूंढा और ट्रेन के पूरे फ्लोर को अच्छे से साफ किया, लेकिन इससे पहले ही करीब 200 लोग सीरियस कंडीशन में पहुंच गए थे। दूसरी ओर यहां सुबह के 8 बजे
नॉर्थ ईस्ट साइड की हिबिया सबवे लाइन पर एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तोरू तोयोडा चढ़ा, जहां उसने भी अपने पैकेजेस को पंक्चर किया और अगले स्टेशन पर उतर गया। उसके इस अटैक में एक पैसेंजर मारा गया और 532 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो गए। आखिर में सबसे डेंजरस अटैक यासुओ हयाशी नाम के लड़के ने किया, जो कि हिबिया लाइन की ही ऑपोजिट साइड की ट्रेन में चढ़ा। यहां हयाशी के पास सबसे ज्यादा पैकेजेस थे, जो कि उसने खुद से लिए थे, क्योंकि वो अपनी लॉयलिटी कल्ट को दिखाना चाहता था। उसने सभी पैकेट्स में होल किया और अगले स्टेशन पर उतर गया। कुछ देर बाद जब एक पैसेंजर ने ट्रेन में उनमें से एक पैकेज से लिक्विड आते हुए देखा, तो अगला स्टेशन आते ही उसने लात मारकर उस पैकेज को स्टेशन से बाहर कर दिया। इससे जो लोग बाहर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, वे भी गैस के कांटेक्ट में आ गए, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ यहां ट्रेन में जैसे ही लोगों को गैस का असर होना शुरू हुआ, तो उन्होंने इमरजेंसी बटन को दबाया, लेकिन तब तक ट्रेन एक टनल के रास्ते ट्रैवल करने लगी थी, इसलिए उसे रोका नहीं जा सकता था। बाद में जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, तो तब तक कुछ लोग मारे जा चुके थे और इस अटैक में टोटल 26 लोग मारे गए और बाकी लोग जो सीरियस कंडीशन में थे या फिर कोमा में चले गए थे, उनमें से एक 2020 में मारा गया और कुछ का इलाज तो आज भी चल रहा है। इस पूरे इंसिडेंट में 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये अटैक जापान की हिस्ट्री में डोमेस्टिक टेररिज्म के सबसे बुरे केसेस में से एक था, लेकिन इसके बाद अब ओम शिनरिक्यो ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था। पुलिस की बहुत सी टीम्स ने ओम ग्रुप के सभी हेडक्वार्टर्स पर रेड डाली, जहां उन्हें बहुत से एक्सप्लोसिव्स, केमिकल वेपन्स और इलीगल ड्रग्स मिले। इवन उन्हें कुछ बिल्डिंग्स में ऐसे कमरे मिले जहां लोगों को कैद किया हुआ था, जिसमें ज्यादातर एंटी ओम ग्रुप्स के लोग या फिर वे लोग थे जिन्होंने कल्ट से भागने की कोशिश की थी। पर यहां इन सब में असाहारा अब तक पकड़ा नहीं गया था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां है। दरअसल यहां असाहारा और उसके कुछ मेंबर्स पुलिस से छुपकर आगे और भी अटैक्स करने का प्लान बना रहे थे। 5 मई 1995 सबवे अटैक के कुछ महीने बाद टोक्यो के शिंजुकी स्टेशन के एक रेस्टरूम में लोगों ने 2 प्लास्टिक बैग्स को नोटिस किया और जल्दी ही पुलिस को खबर की। इन बैग्स में केमिकल वेपन था, पर कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। आगे 16 मई को टोक्यो के गवर्नर युकियो ओशीमा को एक लेटर बॉम्ब भेजा गया, जिसे खोलते ही उनकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स एक्सप्लोड हो गई। इस इंसिडेंट में ओम ग्रुप के 5 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। ओम ग्रुप ने यहां और भी अटैक करने की कोशिश की, पर उनमें से ज्यादातर अनसक्सेसफुल ही रहे। वो एम्पायर जो पहले एक रिलीजियस कॉर्पोरेशन था जिसकी नेटवर्थ मिलियंस में थी, वो अब एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया था रशिया, कनाडा, यूएस और बाकी देशों में। 1995 में कुछ महीनों बाद शोको असाहारा को अरेस्ट कर लिया गया, जो अपने ही एक हेडक्वार्टर में छिपा हुआ था। आगे जब असाहारा को कोर्ट के ट्रायल पर ले जाया गया, तो मीडिया ने इसे ट्रायल ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। असाहारा कोर्ट में अपने 17 चार्जेस में से 13 के लिए गिल्टी माना गया। बाद में पुलिस ने उसके पहले किए गए अटैक्स को भी इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें साकामोटो फैमिली मर्डर और मात्सुमोटो का सरीन अटैक शामिल था। बाद में उसके सभी केसेस के लिए 2004 में उसे फांसी की सजा सुना दी गई और 2018 में असाहारा और उसके बाकी सीनियर मेंबर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओम शिनरिक्यो कल्ट ने जापान के लोगों को सालों तक डरा कर रखा, अपने असैसिनेशन से, करप्शन से और केमिकल अटैक्स से। इवन ओम शिनरिक्यो अभी भी जापान में पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है। असाहारा की अरेस्ट के कुछ ही सालों बाद कल्ट ने अपना नाम बदलकर अलेफ रख लिया है और अब यह कल्ट काफी प्राइवेट हो गया है और जापानीज पुलिस की निगरानी में है। पर भले ही कल्ट के मेंबर्स को सजा दे दी गई हो, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया हो, पर उनके उस खतरे को जापानीज पब्लिक कभी भूल नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।